हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर रिजिड रोटेटर के बारे में पढ़ा था और आज हम नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नॉन रिजिड रोटेटर है और रिजिड रोटेटर दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सबसे पहले वो समझते हैं हम, और फिर हम ये इक्वेशंस देखते हैं। हम लोगों ने जब रिजिड रोटेटर पढ़ना शुरू किया था तो हमने ये माना था कि जो रिजिड रोटेटर है उसमें जो हमारा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच का वो क्या होता है, फिक्स होता है। और उसमें हम ये मानते हैं कि सिर्फ उसमें रोटेशंस हो रहे हैं। लेकिन नॉन रिजिड रोटेटर के अंदर रोटेशन के साथ में वाइब्रेशंस भी एसोसिएटेड हैं। तो as the bond is elastic, therefore R is not constant, it keeps on changing and therefore B also changes। और ये जो मॉडल है इसके अंदर क्या है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दीज आर नॉट इवनली स्पेस्ड। क्यों? क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो, जैसे अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा विद इंक्रीजिंग रोटेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे रिजिड रोटेटर मॉडल और नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल के अंदर। तो अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो एनर्जी है, इस तरह का जो मॉडल होता है जिसके अंदर के हम ये मान रहे हैं कि रोटेशन के साथ में क्या वाइब्रेशन भी एसोसिएटेड हैं। तो इसके लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी को हम किस प्रकार से दे सकते हैं, ये इक्वेशन है एनर्जी का। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए तो अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास में क्या इक्वेशन था, ई जे इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस वन, ये था हमारे पास में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक फैक्टर और इंक्लूडेड है डी। तो इसका जो हमारा इक्वेशन है, ई जे इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस वन माइनस डी इंटू एच जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन होल स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हमारा इक्वेशन है एनर्जी का। चूँकि यहाँ पर देखिए ई जे जो है ई जे अपॉन एच सी के बराबर है, देयर फोर ई जे इज इक्वल टू ई जे अपॉन एच सी है पर सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आपको उसमें बताया था ना, ठीक उसी तरह से हमने इसको करा है। तो b इंटू जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन होल स्क्वायर पर सेंटीमीटर आ गया ये। तो b क्या है यहाँ पे, रोटेशनल कांस्टेंट है, और d कहलाता है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू, अब ये देखिए d की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दे रखी है। ये जो क्या कहलाता है, ये d की जो वैल्यू है वो है h अपॉन 32 पाई रेज टू पावर 4 आई स्क्वायर 8 स्क्वायर के इंटू सी दैट इज इक्वल टू 4 इंटू बी क्यूब अपॉन न्यू ज़ीरो स्क्वायर। अब ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो न्यू ज़ीरो जो है यहाँ पर क्या है, ये फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, मौलिक कंपन आवृत्ति है। और डी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, अपघूर्णी विकृत स्थिरांक है, जिसका मान कितना है, जिसका मान है 4b क्यूब अपॉन न्यू ज़ीरो स्क्वायर। और न्यू ज़ीरो अभी मैंने आपको बताया फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। और चूंकि न्यू ज़ीरो का जो मान है वो b से काफ़ी ज़्यादा होता है, अतः इस समीकरण से d का जो मान है b से बहुत कम होता है। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो मॉडल है, या हम ये कहें कि रिजिड रोटेटर या नॉन रिजिड रोटेटर कोई भी हो, जो सिलेक्शन रूल है, चयन नियम जो है डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ही सही है, यही इसके अंदर यही वैलिड है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए कि जो हमारा जो सिलेक्शन रूल है, हम लोगों ने रिजिड रोटेटर के अंदर भी पढ़ा था कि वही ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं जिसके अंदर डेल्टा जे की वैल्यू प्लस माइनस वन हो, यानी कि चेंज इन वैल्यू ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर इज प्लस माइनस वन। वही ट्रांजिशंस जो हैं वो क्या है, परमिसिबल है। तो जे से जे प्लस वन में जो संक्रमण होता है उस पर ऊर्जा का अंतर क्या होता है, ये देखिए लिखा हुआ है डेल्टा ई इंटू जे टू जे प्लस वन दैट इज इक्वल टू ई जे प्लस वन माइनस ई जे दैट इज इक्वल टू बी इंटू जे प्लस वन माइनस डी इंटू जे प्लस वन होल स्क्वायर जे प्लस वन होल स्क्वायर माइनस बी इंटू जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन होल स्क्वायर पर सेंटीमीटर्स। तो अब इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 2b
J+1 माइनस 4D J+1 होल क्यूब पर सेंटीमीटर। इसी तरह से जो वेव नंबर है उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं फ्रॉम J to J+1 फॉर अ नॉन रिजिड रोटेटर। क्या हो जाएगा वेव नंबर के लिए इक्वेशन, ये न्यू बार वेव नंबर है फ्रॉम J to J+1 दैट इज इक्वल टू 2B J+1 माइनस 4D J+1 होल क्यूब पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर ये देखिए न्यू बार इज इक्वल टू 2B 0+1 माइनस 4D 0+1 होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 2B माइनस 4D पर सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखते जा रहे हैं, ये है ट्रांजिशन J इज इक्वल टू 0 to 1 के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी जो वैल्यू है ये आ रही है इस तरह से। अब यहाँ पे ये देखिए जैसे जैसे हम ये अलग अलग ट्रांजिशंस के लिए हम लोग वैल्यूज़ जो हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे 0 to 1 के लिए हमने ये कैलकुलेट करा तो ये 2B माइनस 4D पर सेंटीमीटर आ गया। 1 to 2 के लिए किया तो हमारे पास में ये आ गया। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि उसमें हमने रोटेटर में, रिजिड रोटेटर में देखा था 2B 4B 6B 8B आता था। यहाँ पर ये आ रहा है 2B माइनस 4D 4B माइनस 32D 6B माइनस 108D 8B माइनस 256D पर सेंटीमीटर। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम लाइंस हैं वो समान दूरी पर नहीं हैं, बल्कि उनके बीच की जो दूरी है वो J के मान बढ़ने पर कम होती जाती है, जो कि इस प्रकार है कि जो पहली और दूसरी के बीच में क्या है 4B माइनस 32D है माइनस 2B माइनस 4D दैट इज इक्वल टू 2B माइनस 28D पर सेंटीमीटर है। तो इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि दूसरी और तीसरी के बीच में ये आ रहा है 2B माइनस, ये देखिए ये लिखा हुआ है 2B माइनस 76D पर सेंटीमीटर आ रहा है। और तीसरी और चौथी के बीच में कितना आ रहा है 2B माइनस 148D पर सेंटीमीटर इनवर्स। तो जैसे पहले मैंने बताया था आपको वैसे ही कि D का जो वैल्यू है वो B की वैल्यू में बहुत ही कम है, अतः J के कम मान पर घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइनों में अंतर दूरी या सेपरेशन लगभग समान होती है तथा आवृत्ति में अंतर प्रदर्शित नहीं होता है, जबकि J के उच्च मान पर यह प्रदर्शित होता है। तो ये आपको ये देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो इसका स्पेक्ट्रम है नॉन रिजिड रोटेटर का ये हम देख सकते हैं। और ये आपको जो अभी बताया था आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एज डी इज मच स्मॉलर देन बी सो द सेपरेशन बिटवीन द लाइन्स इज ऑलमोस्ट सेम फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ जे बट द सेपरेशन डिक्रीजेज स्लाइटली विद इंक्रीजिंग जे वैल्यूज एज शोन इन फिगर। अब ये देखिए ऊपर तो क्या है जे का मान, नीचे क्या है ये फ्रीक्वेंसी है। तो अब ये देखिए जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ रही है ना, वैसे वैसे ये जो सेपरेशन है लाइंस के बीच का वो क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए जैसे 0 1 इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे देखिए आप 5 6 7 के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या हो गया है कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ रही है तो लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है। अब इसका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक और जो एप्लीकेशन है, अब तक हम लोगों ने देखा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंडीशंस जो हैं वो ये है कि मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल होना ज़रूरी है, तभी वो माइक्रोवेव एक्टिव होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है इसकी सहायता से हम आइसोटोप्स जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे देखिए जो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स बेसिकली अगर हम बात करें कि आइसोटोप्स जो हैं ये एटम्स हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। सो व्हेन अ पर्टिकुलर एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स आइसोटोप change in internuclear distance occurs. However, there is a change in total mass of the molecule as isotopic atom is identical in every respect except for the atomic mass. अब देखिए आपको पता होगा कि जो आइसोटोपिक एटम्स हैं वो क्या हैं आइडेंटिकल होते हैं सारे एस्पेक्ट्स के अंदर, लेकिन जो चेंज जो है वो किसके अंदर है, सिर्फ उनके एटॉमिक मासेस के अंदर ही होता है। तो हम इसकी सहायता से
जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है इसकी सहायता से हम आइसोटोप्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होएगा, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर चेंज होगा तो ये देखिए बी की जो वैल्यू है, हमें पता है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे निर्भर करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे अफेक्ट होगा, बी से। तो देखिए बी की जो वैल्यू है क्या है, h/8π² I इंटू सी, दैट इज इक्वल टू h/8π² म्यू इंटू r² इंटू सी। तो b इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। तो क्या होगा कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रिड्यूस्ड मास जैसे से अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, बी की वैल्यू कम होएगी। अगर बी की वैल्यू कम होएगी तो जो सेपरेशन है लाइंस के बीच का, एनर्जी लेवल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ये देखिए एक यहाँ पर एक अपन एग्जांपल लेते हैं, तो उससे आप लोगों को ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि जो आइसोटोप्स हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। अब जैसे मान रहे हैं हम कि जो अगर जैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ, मान लीजिए हम दो आइसोटोप्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हमारे पास में एक सैंपल में C12 है और एक सैंपल में हमारे पास में C13 है। अब C12 को अगर हमने C13 से रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या हुआ कि M की वैल्यू बढ़ गई। जब M की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, रिड्यूस्ड मास दैट इज म्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। म्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, बी जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। और बी कम होगा मतलब क्या है कि जो एनर्जी गैप है या सेपरेशन है एनर्जी लेवल्स के बीच का, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जो वैल्यू ऑफ बी जो है वो क्या डिसाइड करता है, दैट डिसाइड्स द सेपरेशन बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। तो एज बी डिक्रीजेज एनर्जी सेपरेशन डिक्रीजेज, और एज द मास ऑफ आइसोटोप इंक्रीजेज एनर्जी लेवल का जो सेपरेशन है वो क्या होता रहेगा, वो कम होता जाएगा। वो कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होएगी, कम होएगी। तो और जैसे ही हम स्पेक्ट्रा देखेंगे तो हम आइसोटोप को पहचान सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये इसका एग्जांपल लेकर के आपको दिखाया गया है। ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, जैसे अभी मैंने बात की थी कि C12 और C13, अगर इसी से हमने इसको रिप्लेस किया है, तो जब C12 था तो स्पेक्ट्रा देखिए एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप ज़्यादा था। अब इसको हमने C13 से इसको रिप्लेस किया, तो C13 से रिप्लेस किया तो क्या हो गया, बी की वैल्यू कम हो गई है। जैसे ही बी की वैल्यू कम हुई है तो ये देखिए अब यहाँ पे जो हमारे को जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है, तो स्पेक्ट्रा जो है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम लेवल पर मिल रहा है। यानी कि जो एनर्जी का जो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो सेपरेशन है या गैप है, ये देखिए ये कम होता जा रहा है। C13 के केस में कम होता जा रहा है। ये देखिए जो नीचे के जो ग्राउंड लेवल्स हम देखना शुरू करें तो ये जो डॉटेड लाइंस है ये क्या शो कर रही हैं कि जो एनर्जी लेवल जो है वो क्या हो गया, थोड़ा सा और नीचे हो गया। यानी कि जो गैप है दो एनर्जी लेवल्स के बीच का वो कम हो गया है बाय रिप्लेसिंग हायर आइसोटोप, है ना। जैसे C12 है, C12 को हमने C13 से रिप्लेस किया तो मास बढ़ गया। मास बढ़ते ही एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो स्पेक्ट्रा जो हमें मिलेगा उसके अंदर हमें ये हम इसको देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो स्पेक्ट्रा को जब हम कंपेयर करेंगे तो जिसके एनर्जी लेवल्स के अंदर गैप अगर कम है, या हम ये देखें वो कम फ्रीक्वेंसी पे अगर हमें मिलता है पीक, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो आइसोटोप है वो क्या है, हैवियर आइसोटोप है। तो इस प्रकार से हम आइसोटोप को पहचान सकते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम की सहायता से। तो ये आपका यहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।